गुड मॉर्निंग। अब तक हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस किया जाता है, हाउ टू वी एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन फर्स्ट टेक्निक इज़ द कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज ऑफ द बैलेंस शीट, कंपैरिजन ऑफ द P&L, कॉमन साइज ऑफ P&L। तो आप लोगों ने ये पिछले चैप्टर में देखा कि हमने किस प्रकार से P&L और बैलेंस शीट के आधार पर हमने इनके ट्रेंड निकाले थे, या हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय विश्लेषण हमने किए थे। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि एक कंपनी के अंतर्गत जितने भी वित्तीय स्टेटमेंट होते हैं वह कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब कभी किसी भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वह शेयर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, या क्रेडिटर है, या अन्य किसी प्रकार का गवर्नमेंट है, तो कंपनी के अंतर्गत पैसा देने से पहले वह कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ज़रूर नज़र डालती है, ताकि उस प्रत्येक पक्ष को ये पता पड़ सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पे कंपनी किस प्रकार से ग्रो कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, इत्यादि बातों से रूबरू होने के पश्चात ही ये लोग अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने टेक्निक के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो उसमें हमने 2 टेक्निक पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। आज नई टेक्निक लेके मैं आपके सामने आई हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस किया जाता है वह रेशियो एनालिसिस से किया जाता है। तो हमारा चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मीनिंग होता है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़े हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेशली जो बैलेंस शीट पड़ी है और P&L अकाउंट पड़ा है, उसके प्रत्येक मद का टोटल एसेट से, टोटल कैपिटल से, टोटल शेयर होल्डर फंड से कितना मतलब वह रेशो बनता है। जैसे हम ये कहें प्रॉफिट का टोटल सेल्स के आधार पे क्या रेशो बन रहा है, टोटल कैपिटल पे क्या रेशो बन रहा है। इसी प्रकार से हम कहें कि हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, तो फिक्स एसेट्स का रेशो अगर हम निकालना चाहें तो टोटल प्रोप्राइटर कैपिटल के आधार पर कितना है, या टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है। कहने का अर्थ है कि कंपनी के जो भी बैलेंस शीट है उसकी जितनी भी मदें हैं, या कंपनी का जो P&L है उनकी जितनी भी मदें हैं, उनका किसी न किसी आधार पर जब हम प्रतिशत के आधार पर आंसर निकालते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कंपनी कितनी साउंडफुल है या नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था कैश को अगर हम ये कहें कि टोटल सेल्स के आधार पे कितना है या टोटल कैपिटल के आधार पे कितना है, तो कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है, ये कितना साउंडफुल है, कितना कैश हमारे पास हमेशा बना रहता है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो एनालिसिस टेक्निक का यूज करते हैं। तो रेशियो एनालिसिस वास्तव में क्या है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ इसका मीनिंग। रेशियो एनालिसिस इज यूज टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स शोन ऑन अ बैलेंस शीट और इन अ P&L अकाउंट और इन एनी अदर पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहने का अर्थ है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में जो बैलेंस शीट है, जो P&L अकाउंट है, या हमारे पास बजट है, तो उनमें जो फिगर दिखाए गए हैं प्रत्येक मद के, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से साउंडफुल बने हुए हैं या नहीं हैं। तो ये साउंडफुल बने हुए रहे हैं या नहीं है, या उनका सिग्निफिकेंट क्या है, ये हम रेशियो से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये कहें कि इसकी क्या यूटिलिटी है, तो रेशियो एनालिसिस की यूटिलिटी ये दी जाती है कि एक्सप्रेसिंग ट्रेंड। हम हर आइटम का टोटल कैपिटल से, टोटल शेयर होल्डर फंड से, या अन्य किसी आधार पर हर आइटम का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो एक हम ट्रेंड निकाल सकते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर जितने भी हमने ट्रेंड निकाले हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है, इस चीज़ को भी हम शो अप कर सकते हैं। फिर दे रहा है आपको सेटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी हमने रेशियोज एनालिसिस किए हैं उससे हम फ्यूचर के लिए हम अपन कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में इतने सेल्स का इतना प्रतिशत प्रॉफिट होना चाहिए, सेल्स का इतना कॉस्ट ऑफ सेल होना चाहिए, सेल्स का नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्डाइज निर्धारित कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट दे रहा है इफेक्टिव कंट्रोल, हम अगर किसी प्रकार से कहीं पे इम्बैलेंस हो रहे हैं या किसी प्रकार से ढंग से नहीं काम कर पा रहे हैं तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो रेशो हमें बताता है। नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी माना कंपनी में क्या लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी माना करंट एसेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटी कितनी है, इसे हम करंट रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्विक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट रेशियो जो हैं वो हमें बता पाते हैं रेशियो एनालिसिस के माध्यम से कि कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है। फिर इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन का मीनिंग होता है कि जब कभी हम फ्यूचर में चल करके हम दूसरी कंपैरिजन अपने कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट का या अपने उद्योग से संबंधित दूसरी कंपनी के आधार पर भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं। तो ये इसके ऑब्जेक्ट हैं या महत्व हैं। अब आता है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो 4 प्रकार से निकाले जा सकते हैं या उनका क्लासिफिकेशन जो किया गया है 4 आधारों पर लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लाई हूँ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो। इसमें आपको करंट एसेट्स लेनी है और करंट लाइबिलिटी लेनी है, और मैं आपको नोट्स भेजूंगी, उसमें आपको बहुत ये फॉर्मेट मिलेगा करंट एसेट्स में क्या क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है करंट रेशियो अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये जो सबसे बेस्ट आइडियल माना जाता है वह 2:1, अर्थात कंपनी में करंट एसेट्स लाइबिलिटी की अपेक्षा दुगनी होनी चाहिए। फिर आता है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। इसमें आप फॉर्मूला लगाती हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट्स का मीनिंग यहाँ चेंज हो जाता है। क्विक जो करंट एसेट्स है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दीजिए तो आपकी क्विक एसेट्स आ जाएगी। और ये भी आइडियल तभी माना जाता है जब ये 1:1 बन जाए, अर्थात आपकी क्विक एसेट्स 1 हो और लाइबिलिटी भी 1 हो। इसके बाद में सेकंड पेज पे मैंने एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकाला है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो माना जो तुरंत हमको लिक्विडिटी में या कैश में परिवर्तन हो सके ऐसे आइटम को लेना है। तो करेंट एसेट्स में से केवल आप 3 चीज़ें घटा दीजिए, रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लाइबिलिटी, या हम कहें कि कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी इनको लीजिए अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये इसका रेशो भी होता है कि अगर हमारा ये रेशो मोर देन 0.1 मतलब लाइबिलिटी की अपेक्षा हमारा 0.6, 0.7 है तो ऐसी स्थिति में ही सिग्निफिकेंट माना जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। तो उसमें सबसे पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो में आपका पहला फॉर्मूला बन रहा है एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन इंटरनल इक्विटी। अब एक्सटर्नल इक्विटी का मीनिंग होता है जो बाहर की इक्विटी है। बाहर की इक्विटी माना जो आपने उधार ले रखी है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपॉन इंटरनल इक्विटी होती है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स घटा दीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स का मीनिंग होता है अगर डेबिट बैलेंस है P&L का वो घटा दीजिए, प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं एसेट साइड में घटा दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है तो वह भी घटा दीजिए। तो ये चीज़ फिक्टिशियस एसेट्स में आती है जो घटा दीजिए। इस चीज़ को हम नेट वर्थ भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन नेट वर्थ। सेकंड फॉर्मूला आपको दे रहा है सेकंड जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है वह है प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो का मीनिंग होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड का मीनिंग ऊपर जो मैंने आपको बताया था नेट वर्थ वाला वही है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो इसमें आप ये देखिए कि ये कब हमारा बेस्ट माना जाएगा। तो ये हम ये कहें कि जब कभी ये हायर पोजीशन पे होगा
तभी हमारा ये बेस्ट माना जा सकेगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि हमारा दोनों इक्वल बन जाएं या दोनों मतलब लगभग हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोप्राइटर फंड है उसका यूज टोटल एसेट्स खरीदने में ज़्यादा हुआ है। फिर फिक्स एसेट्स रेशियो, फिक्स एसेट्स रेशियो में भी आपको दे रहा है फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन या आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड, या जिसको हम कह सकते हैं नेट वर्थ प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट आपको कह रहा है सॉल्विंग रेशियो। सॉल्विंग रेशियो का सेकंड नेम है डेब्ट टू टोटल एसेट्स। तो सॉल्विंग रेशियो जो दिया हुआ है, अच्छा एक बात और बता दूं, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर रेशियो इसका सिग्निफिकेंट 1:1 माना जाता है। मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले बताया भी था कि ये लगभग हो तो बहुत अच्छा है। इसका कहने का अर्थ है कि हमारा जो भी प्रोप्राइटर फंड है उसका यूज कितने में हो, किस में हुआ है, एसेट्स में हुआ है। नेक्स्ट आपको दे रहा है सॉल्विंग डेब्ट रेशियो। सॉल्विंग डेब्ट रेशियो का मीनिंग आपको बताया मैंने, टोटल डेट्स या टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी के अंतर्गत हम जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, करंट लाइबिलिटी है, वो सारी की सारी लेंगे, और टोटल एसेट्स आपको पता ही है। फिर गियरिंग रेशियो, गियरिंग रेशियो के अंतर्गत आप ये देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो, मैं थोड़ा पढ़ के बता रही हूँ इसके संबंध में। कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट बियरिंग एंड वेरिएबल बियरिंग। तो आप ये देखो कि जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें आपको फिक्स कॉस्ट बियरिंग माना जिस पे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड किस पे देना पड़ेगा, और वाले फॉर्मूले में लिखा है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन और बोरोइंग। इसी प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इनके आधार पर आप लोगों को क्या करना होता है, ये निकालना होगा, और इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें डॉक्टर जे बेटी एक राइटर हुए हैं या इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने कहा है अगर इक्विटी The relation of ordinary share to preferential share and loan capital describe the capital gearing. High capital gearing is the one of the small portion of the equity gear. अगर हमारा हाई कैपिटल गियर हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि हमारे शेयर कैपिटल का स्मॉल पोर्शन है। और इसके अंतर्गत आप ये देखो कि अगर कैपिटल गियर मोर देन 1 है तो ये आपका लो गियरिंग है, और अगर इफ़ कैपिटल गियरिंग इज मोर देन 1 देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज लो गियरिंग, ये लो गियरिंग कहलाएगा। और उसके बाद में आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इसका अर्थ होता है नेट इनकम बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट और इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेबल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट। और ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि आपकी जो इंटरेस्ट और इनकम टैक्स है उससे पहले आपकी नेट इनकम कितनी है, ये हम अपन क्वेश्चन भी करेंगे और इसके आधार पे ये क्वेश्चन फार्मूला सॉल्व करेंगे। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो में भी एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड अप्रोप्रिएशंस ऑन डेब्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये आपको फॉर्मूला जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और लास्ट वन है प्रेफरेंशियल डिविडेंड कवरेज रेशियो, नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि जब डिविडेंड निकाला जाएगा तो नेचुरली हमारे पास नेट इनकम होनी चाहिए। तो ये नेट इनकम हमेशा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेनी है, और उसके बाद जो इनकम होगी अपॉन प्रेफरेंशियल डिविडेंड से डिवीजन कर दिया जाएगा। थैंक यू। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाती हूँ।